चलिए इस प्रश्न की स्क्रीन शेयर हो रही है, आप सभी देख पा रहे हैं ना स्क्रीन को। बात करते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कि नलः कस्य सहायेन पुनः राज्यं प्राप्तवान। नल ने किसकी सहायता से पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया? तो ब्रह्मणा यमस्य ऋतुपर्णस्य अग्नि। तो इसका उत्तर याद रखिए, ऋतुपर्णस्य, इनकी सहायता से इन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। अगला प्रश्न है चंपू काव्ये पद्यम तस्य छंदसि रच्यते। मतलब चंपू काव्य में जो पद्य है वो किस छंदों के प्रयोग से रचा गया है, या किस छंदों का प्रयोग हुआ है? चंपू काव्य के पद में किस छंदों का प्रयोग हुआ है? केवल अनुष्टम भिन्नेषु छंदसि केवलम शार्दूल विक्रीडितम केवलम वंशस्थ। तो भिन्न भिन्न प्रकार के आपको छंद देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मंगलाचरण में देखते हैं मालिनी छंद मिलता है, कहीं पर हमें अनुष्टुप छंद मिलता है, शुकर वर्णन होता है, शार्दुल विक्रीडित छंद मिलता है। इस तरह से भिन्न भिन्न छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम कि नलः कस्मिन् वनं गत्वा आत्मानं त्यक्तवान। मतलब नल जो है किस वन में जाकर अपनी आत्मा का त्याग करता है, त्याग किया। तो है ऑप्शन चित्ररथ वनम, दंडक वन, अरण्यम या ज्ञात वन। तो इसका उत्तर याद रखना अरण्यम। ठीक है, अरण्यम। आगे है प्रथम चंपू अस्ति। मतलब चंपू काव्यों में प्रथम चंपू कौन सा है? जीवांधर चंपू, नल चंपू, मदालसा चंपू या रामायण चंपू। तो याद रखना है जो हमारा नल चंपू है वो प्रथम चंपू काव्य है हमारा, और ये 10वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था। ठीक है, ये दो त्रिविक्रम भट्ट के दो चंपू काव्य हम लोग को प्राप्त होते हैं, नल चंपू और मदालसा चंपू। ठीक है, आगे आता है नल चंपू कदा रचितवान। नल चंपू इसकी रचना कब हुई थी? 11वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी। अभी ऊपर ही बात हुई कि नल चंपू की रचना कब हुई? 10वीं शताब्दी में। तो इसका उत्तर क्या होगा? 10वीं शताब्दी में नल चंपू की रचना हुई थी। ठीक है, आगे है देखिए डॉक्टर छविनाथ त्रिपाठी महोदय स्वशोध प्रबंधे, उनका एक शोध प्रबंध है चंपू काव्यानाम आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन कति चंपू काव्यम अस्ति। मतलब छविनाथ त्रिपाठी का एक शोध प्रबंध ग्रंथ है, उसका नाम है चंपू काव्य का आलोचनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन। तो उन्होंने अपने इस शोध प्रबंध में कितने चंपू काव्य का वर्णन किया है? 245, 236, 256 या 585।
तो ये याद रखना है, उन्होंने 245 चंपू काव्य की बात की है। कहाँ पे की है इसका ये भी याद रखना है। चंपू काव्य नाम आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन। यहाँ पर इन्होंने चंपू काव्य की संख्या कितनी बताई है, याद रखना है 245 है। आगे चलते हैं। त्रिविक्रम भट्ट अपर नाम अस्ति। अब देखिए त्रिविक्रम भट्ट जो है इनका दूसरा नाम क्या था, गंड, गंडमूर्ख, चोल, चोला प्रसाद या नैमी। तो याद रखना है इनका अपर नाम है गंडमूर्ख। क्या नाम है, गंडमूर्ख। इनका अपर नाम याद रखना है गंडमूर्ख है। फिर कुबल्याश्च मदालसा च परम कथा वर्णिता। मतलब जहाँ पर कुबल्याश और मदालसा इनकी कथा का वर्णन प्राप्त होता है वो कौन सी रचना है, नल चंपू, मदालसा चंपू, जीवंदर चंपू या यशस तिलक चंपू। तो याद रखना है मदालसा चंपू। इसका है त्रिविक्रम भट्ट का ही है, ठीक है। आगे है मदालसा चंपू उपजीव ग्रंथम अस्ति। ये जो मदालसा चंपू काव्य है इसका उपजीव क्या है, ऑप्शन है भारत चंपू आपका, या मार्कंडेय पुराण, या आदि पुराण, या ब्रह्म पुराण। तो इसमें याद रखना है मदालसा चंपू जो है इसका उपजीव क्या है, तो मार्कंडेय पुराण है, ठीक है। क्या है, मार्कंडेय पुराण इसका उपजीव है, मार्कंडेय पुराण इसका। ये इसका उत्तर दूसरा वाला सही होगा। आगे चलते हैं। यशस तिलक चंपू रचनाकार अस्ति। ये जो यशस तिलक नाम का चंपू काव्य है इसके रचनाकार कौन है, ऑप्शन है त्रिविक्रम भट्ट, सोमेश्वर, सोम प्रभुसुरी या भोज। कौन है, इसका उत्तर याद रखना है सोम। यहाँ पे थोड़ा सा लिपि दोष आया है लिखने में, लिखने में नहीं, जब इसका पीडीएफ डाउनलोड किया गया तो ये इसकी लिपि चेंज हो गई है। सोम प्रभ सूरी, प्रभ, ठीक है, ये है सोम प्रभ सूरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। यशस तिलक चंपू विभक्त। देखिए जैसे नल चंपू उच्छ्वासों में विभक्त है उसी प्रकार ये जो हमारा यशस तिलक चंपू है ये मतलब किस में विभक्त है, परिच्छेद में या उच्छ्वास में या अंक में। तो ऑप्शन देखते हैं, उच्छ्वास, अंक, मतलब 7 उच्छ्वास है, 7 अंक है, 8 उच्छ्वास है या 8 तरंग है। तो याद रखना है यशस तिलक चंपू जो है हमारा 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। कितने उच्छ्वासों में, 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। आगे चलते हैं। आगे आता है यशोधरा चरित्र। हमारा आता है यशोधरा चरित्र अस्ति। इसके रचनाकार कौन है, अनंत भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट, वादिराज सूरी, पुष्पदन। तो याद रखना है वादिराज सूरी का क्या है, यशोधरा चंपू, यशोधरा चरित्र वादिराज सूरी का। आगे है हमारा आता है रामायण चंपू। इसके रचनाकार कौन है, रामायण चंपू के रचनाकार ऑप्शन हमारा है भोज, सोमेश्वर नाथ, त्रिविक्रम भट्ट, कोपिना। तो रामायण चंपू जो है वो भोज का है। रामायण चंपू के रचनाकार कौन है, भोज है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। भागवत चंपू लेखक अस्ति। जो आपका भागवत चंपू है उसके लेखक कौन है, उसके लेखक के बारे में यहाँ बात करनी है। त्रिविक्रम भट्ट, कालिदास, अभिनव कालिदास, सोढ़ल। तो याद रखना है भागवत चंपू जो आपका है उसके रचनाकार अभिनव कालिदास है। कौन है, अभिनव कालिदास, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो हमारे यहाँ सोढ़ल हुए हैं जिनकी उदयन सुंदरी इत्यादि जो चंपू काव्य की रचना की है उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि इनके विषय में बताना है। सोढ़ल विषय असमीचीनम पदम चुनना है, जो समीचीन ना हो, उनके विषय में जो उपयुक्त कथन ना हो ऐसा पद हमें यहाँ पे चुनना है। सोढ़लस्य आश्रयदाता, सोढ़लस्य आश्रयदाता कोंकणस्य नृपः मुम्मुडी राज अभवत्। तो ठीक है, ये सोढ़ल 11वीं शताब्द्याम् उदयन सुंदरी
चंपू काव्य रचित। 11वीं शताब्दी में उन्होंने जो है उद्यान सुंदरी नामक जो चंपू काव्य की रचना की। ठीक है, ये भी सही है। सोढल जो है वो गुजराती कायस्थ थे। ठीक है, ये भी। सोढल जन्मना दक्षिण गुजरातस्य लाट देशे न भवत्। मतलब सोढल का जन्म दक्षिण गुजरात के लाट देश में नहीं हुआ था, उनका जन्म लाट देश में ही हुआ था। तो इन्होंने ये वाला इसका गलत है। ठीक है, उनका जन्म लाट देश में हुआ था, यहाँ बोला नहीं हुआ, तो ये असमीचीन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है वर वरदम्बिका परिणय। वरदम्बिका परिणय चंपू किसकी है? चिदम्बर, तिरुमल्लाम्बा, मिश्र क्या है? मित्र मिश्र, शेष कृष्ण। तो वरदम्बिका परिणय जो चंपू है तिरुमल्लम्बा का है। आगे चलते हैं। आनंद चंपू के रचनाकार कौन है? हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। आनंद चंपू के रचनाकार मित्र मिश्र, शेष कृष्ण, तिरुमल्लाम्बा या अनंत भट्ट। तो याद रखना है जो हमारा आनंद चंपू है वो मित्र मिश्र का है। किसका है? मित्र मिश्र का है। आनंद चंपू हमारा मित्र मिश्र का है। फिर है वरदाभ्युदय चंपू। आपका जो वरदाभ्युदय चंपू है इसके रचनाकार कौन है? तो वेंकटाध्वरी, बाणेश्वर विद्यालंकार, भोज या अनंत भट्ट। तो याद रखना है वेंकटाध्वरी जो है उनकी वरदाभ्युदय चंपू काव्य है। ठीक है, इनके कई चंपू काव्य देखने को मिलते हैं। अभी आगे प्रश्न पत्र में इस सारे जितने भी चंपू काव्य है उनका संकलन यही पे प्राप्त हो जाएगा आप सभी को। चलते हैं आगे। हमारा आता है प्रश्न वरदाभ्युदय चंपू जो है इसका दूसरा नाम क्या है? अपर चंपू, अपर नाम, दूसरा नाम क्या है? नीलकंठ, नीलकंठ, चित्र चंपू, हस्तगिरी चंपू या उत्तर चंपू। तो ये जो वरदाभ्युदय चंपू है उसका दूसरा नाम है हस्तगिरी चंपू। क्या नाम है? हस्तगिरी चंपू। ठीक है, इसकी थी अभी हम पढ़ के ही आए हैं वेंकटाध्वरी की। ठीक है, आगे चलते हैं। वेंकटाध्वरे मतलब वेंकटाध्वरे रचना नास्ति। यहाँ पे नास्तिक नहीं है, नास्ति होगा। ठीक है, नहीं है, अस्ति नास्ति ऐसा। ठीक है, नास्ति नहीं है। तो कौन सी रचना जो है वेंकटाध्वरी की नहीं है? तो वरदाभ्युदय चंपू अभी पढ़ के आए हैं, इन्हीं की है। आगे आता है हमारा श्रीनिवास चंपू। थोड़ा लिपि दोष है इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग सुन लें और अपने साइड से सुधार कर लें। श्रीनिवास चंपू, श्रीनिवास चंपू और चित्र चंपू। यहाँ पे थोड़ा सा दो बार एक ऑप्शन दो बार लिख गया है। देखिए ये इनकी वरदाभ्युदय चंपू, श्रीनिवास चंपू ये इन्हीं की है, लेकिन जो चित्र चंपू है ये इनकी नहीं है। ठीक है, चित्र चंपू जो है वेंकटाध्वरी की रचना नहीं है। ये सब चंपू काव्य है। अब आता है, देखते हैं अर्ध ऐतिहासिक चंपू। जो अर्ध ऐतिहासिक चंपू उसके बारे में हम बात करते हैं। अर्ध ऐतिहासिक चंपू कौन सा है? तो ऑप्शन है चित्र चंपू, वरदाभ्युदय चंपू या श्रीनिवास चंपू या उत्तर चंपू। तो याद रखना चित्र चंपू जो है हमारा वो ऐतिहासिक चंपू काव्य है। कैसा है? चित्र चंपू ऐतिहासिक चंपू है हमारा। ठीक है, चित्र ऐतिहासिक। अब देखिए ये आता है एक मिनट, स्क्रीन अपने आप ऑफ होगी, शेयरिंग ऑफ होगी। कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा 74 प्रश्न है। देखिए ये विश्व गुणादर्श आपका आता है। विश्व गुणादर्श चंपू, वरदाभ्युदय चंपू, श्रीनिवास चंपू, उत्तर चंपू। एतेषां सर्वाधिक तमिल प्रदेशे प्रसिद्ध रचना अभवत। अच्छा, ये जो हमारे वेंकटाध्वरी हैं ध्वरी, इन्हीं की ये सारी रचना है। इनकी इन रचनाओं में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तमिल प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध रचना कौन है? ऑप्शन देख लीजिए आपका वरदाभ्युदय चंपू, विश्व गुणादर्श चंपू, श्रीनिवास चंपू, उत्तर चंपू। तो याद रखना है ये जो विश्व गुणादर्श चंपू है इस तमिल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तमिल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखना विश्व गुणादर्श किसका है? वेंकटाध्वरी का। ठीक है,
आगे चलते हैं। देखिए, त्रिविक्रम भट्टस्य विषय असंबंध, मतलब त्रिविक्रम भट्ट के विषय में जो असंबंध विषय वस्तु बताना है कि जो उनके जीवन से संबंधित नहीं है। बोलते हैं त्रिविक्रम भट्टस्य पितुः नेमादित्य। ठीक है भाई, उनके पिता का नाम सही है, नेमादित्य था। शांडिल्य गोत्रे जन्म अभवत, उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। त्रिविक्रम भट्टस्य अपर नाम यमुना यमुना त्रिविक्रम अभवत। ठीक है, इनका दूसरा नाम हमें मिलता है, अभी गंड मूर्ख पढ़ा था, एक और भी नाम हमें मिलता है यमुना त्रिविक्रम। ठीक है, त्रिविक्रम भट्टस्य बदालसा चंपू रचना नास्ति। भाई उनकी क्या है, बदालसा चंपू उनकी रचना थी जो मार्कंडे पुराण पर आधारित था। उसका उपजीव क्या था, मार्कंडे पुराण। ठीक है, तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है वो असंबंधित है। फिर देखिए आगे प्रश्न आता है, चंपयति योजयति गद्य पद्ये इति का। ठीक है, ये हमको परिभाषा किसकी है, चंपू काव्य की व्युत्पत्ति है ये। ठीक है, चंपयति योजयति गद्य पद्ये इति कहा, तो चंपू। आगे है गद्य पद्य काचित चंपू इति अभिधीयते। ये परिभाषा किसने दी है, तो ऑप्शन देखिए, दंडी आपके आते हैं, दंडी, काव्यदर्श या उभव या नल चंपू। तो ये किसकी रचना है, अरे ये किसकी परिभाषा है, दंड गद्य पद्यमयी चंपू अभिधीयते, ये किसने बोला है, तो याद रखना है दंडी की ही रचना क्या है, काव्यदर्श है। तो ये दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। तो दंडी की रचना क्या है, काव्यदर्श में उन्होंने चंपू काव्य की जो परिभाषा दी है, गद्य पद्यमयी काचित चंपू इति अभिधीयते, ये किसकी परिभाषा है, तो काव्यदर्श की है। काव्यदर्शकार कौन है, दंडी है। फिर आगे आता है हमारा गद्य पद्यमयी काव्यम चंपू इति अभिधीयते। देखिए थोड़ा सा अंतर हमने ऊपर पढ़ा काचित, ठीक है, यहाँ पे बस आ रहा है चंपू इति अभिधीयते। साहित्य दर्पणकार, काव्य प्रकाश, श्रीनिवास चंपू या काव्यदर्श। तो ये किसकी परिभाषा है, याद रखना, साहित्य दर्पणकार अर्थात विश्वनाथ के, आचार्य विश्वनाथ ने क्या परिभाषा दी है, गद्य पद्य में काव्यम चंपू इति अभिधीयते। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए परिभाषा आगे आता है, गद्य पद्यमयी वाणी, अब यहाँ पे जरा सा अंतर आया, वाणी चंपू इति अभिधीयते, ये परिभाषा किसकी है, तो याद रखना है, ऑप्शन देखते हैं, हरिदास भट्टाचार्य, शब्द कल्प द्रुम, ठीक है, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण। तो शब्द कल्प द्रुम जो है वहां पे हमें चंपू काव्य की परिभाषा क्या मिलती है, गद्य पद्यमयी वाणी चंपू इति अभिधीयते। ठीक है, आगे प्रश्न चलते हैं। गद्य पद्यमयी आगे आता है, गद्य पद्यमयी क्या लिखा हुआ है, सांग का साक्षासा चंपू है ना। तो ये परिभाषा कहाँ मिलती है, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, हरिदास भट्टाचार्य या काव्यादर्श। तो काव्यानुशासन की परिभाषा है, काव्यानुशासन की। ठीक है, आगे चलते हैं। रोहणम सूक्त रत्नानाम वृंदवंदे विपश्चिताम अत्र विपश्चिताम इति अर्थ। ये जो विपश्चिताम शब्द आ रहा है इसका अर्थ बताना है, विदुषाम क्षुद्र उत्पत्ति उत्कृष्ट। तो ये जो विपश्चिताम शब्द है इसका मतलब विदुषाम, ठीक है, विदुषाम विद्वानों के लिए आया है। कहते हैं किम कवस्तेन काव्येन किम कांडेन धर्ष्मतः कुतः गृहीतम अस्ति। ये जो आपकी ये पंक्ति दिख रही है ये कहाँ से ग्रहण की गई है, नैषधि चरितम, वासोरत्ता, नल चंपू, कादम्बरी। ये हमारी ये लाइन कहाँ से, नल चंपू से है। कहाँ से है, नल चंपू से है। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉट कश्चित् मुखे प्रसन्न कांति हारिण्य नाना श्लेष विलक्षणाः वाचाः। तो क्या है, पुण्ये पापे प्रारब्धे सर्वे विकल्पा समीचीनम। तो मतलब यहाँ पे क्या भरेंगे, पुण्य, किसी मतलब पुण्य के द्वारा किसी को मतलब कांति प्राप्त होती है और वाणी प्राप्त होती है, पुण्य के द्वारा ही दोनों चीज प्राप्त है हमारी। आगे चलते हैं। निश्चितम ससुरा कोपिना कुलीन
निश्चितं सासुरः कोऽपि नाकुल समेमति सर्वथा सुरसम्बन्धं काव्यं नो अभिनन्दति। अत्र काव्यपक्षे सर्वार्थ सुर संबंधम इति अर्थः। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है सुर संबंधम, तो इसका अर्थ बताना है कि काव्य के पक्ष में और हमारा काव्य के पक्ष में इसका अर्थ क्या निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे सुरसम प्लस बद्धम अशुरम संबंधम उभौ या न काव्यम। तो काव्य के पक्ष में काव्य कैसा होता है, रस सुरस अच्छे रस वाला होता है और बद्ध होता है। तो ये काव्य के पक्ष में क्या है, सुरसम और बद्धम, ये दो इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सादूषणा अपि निर्दोषा सखरा अपि सुकोमला नमस्तस्मै कृता एना रम्या रामायणी कथा अत्र एन पदेन ग्रहणम भवति। यहाँ पे जो एन पद आया है उसके द्वारा क्या ग्रहण करें, एन। तो एन से यहाँ पे क्या ग्रहण कर रहे हैं, ऑप्शन है आदिकविना व्यासेन भारविना या सर्वे विकल्पाः समीचीनम्। तो यहाँ पे आदि कवि रामायण किसकी रचना, आदि कवि वाल्मीकि की है। रामायणी रम्य कथा, रम्या रामायणी कथा, तो हम यहाँ पे रामायणी शब्द से पकड़ सकते थे कि एन से क्या ले रहे हैं, आदि कवि वाल्मीकि। ठीक है, आगे है हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रकृति प्रत्यय की बात हो रही है। अहलादम अत्र प्रकृति प्रत्यय बताना है। यहाँ पे हमें क्या है, अहलादम जो शब्द है इसमें आपको प्रकृति प्रत्यय बताना है। तो आ उपसर्ग पूर्वक अहलाद और अहलाद धातु से घी, आ अहलाद पद प्रत्यय, आ अहलाद घय प्रत्यय, आ अहलाद का प्रत्यय। तो याद रखना है घय प्रत्यय भाव अर्थ में हुआ है। आगे है हमारा प्रश्न, भारती अत्र प्रकृति प्रत्यय बदल। जो भारतीय शब्द है हमारा, इसमें प्रकृति प्रत्यय बताना है। ऑप्शन है भारत, भारत श्री, ये चीज है। ठीक है, श्री गीप है या भारत अड़ गीप है, भारत ऋणिज गीप है, भारत सब गीप है। यहाँ पे क्या है, भारत अड़ गीप है और किस सूत्र से आएगा, तो इसी प्रत्यय में हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं, टिढ़ाणे वैसज ददने मात्रस तय फक्त है क्या परपा। उस सूत्र से यहाँ पे क्या है, अड़ होने की वजह से गीप होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, सर्वसाह सूर्याः कस्मात् ग्रंथात् उक्तम। 21 ग्रंथ की उक्ति है, वृक्षकटिक, नलचंपू, विशिशुपालवध और नैषधि चरितम। तो कहाँ की है, नलचंपू की है। ठीक है, कहते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नलचंपू के मध्य में विशेषतः निरूपण क्या निरूपित किया गया है। तो यहाँ